रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ वेक्टर क्वांटिटी। एक वेक्टर क्वांटिटी को आमतौर पे हम किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं? अ वेक्टर क्वांटिटी कैन बी रिप्रेजेंटेड यूजिंग एन एरो। द लेंथ ऑफ एरो shows its magnitude, whereas the arrowhead shows its direction. देखें, अगर मैं आपसे कहता हूं कि दो वेक्टर क्वांटिटीज हैं, उनको मैं एरो के जरिए शो कर रहा हूं, तो अगर मैं एक एरो इस तरह बनाता हूं और दूसरा एरो मैं इस तरह बनाता हूं, तो इन दोनों एरोस को देखकर, अगर ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, तो इन दोनों वेक्टर्स को देखकर पहला इंप्रेशन आपके जहन में क्या आता है? इन दोनों को देखकर जो कुछ भी आपके जहन में आता है, मुझे बताएं आप। बी का मैग्नीट्यूड फादर। इससे देख के पता चल रहा है कि बी जो है उसका मैग्नीट्यूड ए से ज्यादा है, और दूसरा आपको ये पता चल रहा है कि बी और ए दोनों सेम डायरेक्शन। तो दो वेक्टर को एरो के जरिए बनाने से फायदा ये होता है कि मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, मैंने कोई कमेंट्री नहीं करी इसके ऊपर, लेकिन देखकर आपने खुद ही गैस कर लिया कि बी का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा क्योंकि बी लॉन्गर एरो है, और ए का मैग्नीट्यूड कम होगा क्योंकि वो शॉर्टर एरो है। और दोनों एरो चूंकि एक ही तरफ है तो डायरेक्शन भी एक ही होगी। इस तरह से जब आप किसी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं ना एरो के जरिए, तो आपको वेक्टर को समझने में काफी आसानी हो जाती है। अब अगर फर्ज करें कि मैं किसी वेक्टर को एक एरो के जरिए शो करना चाह रहा हूँ, मैं किसी वेक्टर को अगर एरो के जरिए शो करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसको कैसे शो करूंगा? अगर मैं किसी वेक्टर को एरो के जरिए शो करना चाह रहा हूँ, तो मैं ये करूंगा कि पहले मैं देखूंगा वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, और फिर मैं देखूंगा कि वेक्टर की डायरेक्शन क्या है। मिसाल के तौर पर मैं आपसे कहता हूँ कि ड्रॉ अ वेक्टर ऑफ फोर्स इक्वल्स टू 200 न्यूटन टूवर्ड्स ईस्ट। हमारे पास एक वेक्टर है, फोर्स का वेक्टर है, उसका मैग्नीट्यूड कितना है? 200 न्यूटन है, और उसकी डायरेक्शन क्या है? ईस्ट की तरफ। इसको एक एरो के जरिए हमें ड्रॉ करना है। अब एरो के जरिए ड्रॉ करने के लिए पहले हम एक स्केल चूज करेंगे, क्योंकि एरो की लेंथ भी तो डिसाइड करनी होगी ना कि एरो की लेंथ कितनी होना चाहिए। 200 न्यूटन फोर्स को लेंथ में कन्वर्ट करना है, इसके लिए हम स्केल कुछ भी चूज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैंने चूज कर लिया कि 1 सेंटीमीटर की लेंथ बराबर है 50 न्यूटन के। तो 1 सेंटीमीटर की लेंथ अगर 50 न्यूटन के बराबर है, तो 4 सेंटीमीटर की लेंथ किसके बराबर होगी? 200 न्यूटन के बराबर होगी। ये तो मैंने स्केल चूज कर लिया ताकि मैं इस फोर्स को एक एरो में कन्वर्ट कर सकूं, उसकी लेंथ मैंने डिसाइड कर ली। डायरेक्शन पर आ जाए। डायरेक्शन का मामला इस तरह से होता है कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, और ये वेस्ट होता है। ईस्ट का मतलब है सीधे हाथ की तरफ। तो फाइनली जब मुझे ये वेक्टर बनाना होगा तो मैं क्या करूंगा? मैं एक एरो बनाऊंगा इस तरह से। ठीक है, मैं एक एरो बनाऊंगा इस तरह से, इस एरो की डायरेक्शन किस तरफ होगी? ईस्ट की तरफ होगी। और इस एरो की लेंथ कितनी होगी? 4 सेंटीमीटर। क्योंकि हमारे स्केल के मुताबिक 4 सेंटीमीटर लेंथ का एरो जो है वो मैग्नीट्यूड शो करेगा 200 न्यूटन का। सवाल ये पैदा होता है कि मुझे कैसे पता चला कि 1 सेंटीमीटर 50 न्यूटन के बराबर है? कहीं से भी नहीं पता चला, मैंने खुद ये चूज किया है। आप कुछ और कह लें। आप कह लेंगे भाई 1 सेंटीमीटर बराबर है 40 न्यूटन के, तो 4 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 200 न्यूटन के। आप ये फर्ज कर लेंगे भाई 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 न्यूटन के, तो 200 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा 200 न्यूटन के। लेकिन आप स्केल चाहे कुछ भी चूज करें, आपको पूरी आजादी है, लेकिन स्केल चूज करते वक्त आपको कॉमन सेंस यूज करना है। एक तो ये कि स्केल ना तो इतना छोटा हो कि एरो जो है आपके के पेज ऑफ कॉपी से ही बाहर निकल जाए, या फिर स्केल इतना बड़ा हो कि आपका एरो छोटा सा बने। मिसाल तो अगर एक आदमी यहाँ पर एज्यूम कर लेता है कि 1 सेंटीमीटर बराबर है 1 न्यूटन के, तो फिर 200 सेंटीमीटर बराबर होता है 200 न्यूटन के। तो 200 सेंटीमीटर का एरो बनाने के लिए उसको कागज से भी बाहर निकलना पड़ता है। कागज तो मुश्किल से कोई 10-15 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। या अगर फर्स्ट कर एक आदमी चूज कर लेता है कि भाई 100 न्यूटन बराबर है 1 सेंटीमीटर के, तो 200 न्यूटन बराबर होता है 2 सेंटीमीटर के। तो एरो सिर्फ इतना सा बनता, इतना बड़ा एरो बनता 2 सेंटीमीटर का, नजर भी नहीं आता सही से। या अगर फर्स्ट कर एक आदमी स्केल चूज कर लेता है कि भाई 3.5 सेंटीमीटर बराबर है 10 न्यूटन के, तो अजीब गरीब सा स्केल बन जाता है। तो पॉइंट पॉइंट के चक्कर में नहीं पड़ना है, आपको बिल्कुल एक छोटा सा प्रॉपर नॉर्मल सा जो है स्केल चूज करना है, जिससे आपका एरो जो है वो 2, 4, 5, 6 सेंटीमीटर का बने। ना तो बहुत बड़ा एरो बने, ना बहुत छोटा एरो। ठीक है। बाकी डायरेक्शन नॉर्थ ऊपर की तरफ होती है, साउथ नीचे की तरफ होती है, ईस्ट राइट पर होती है, और वेस्ट लेफ्ट पर होती है। ए लेवल्स में जो सवाल आते हैं वेक्टर के डायरेक्शन के, वो इतने आसान नहीं होते। मतलब हमेशा ईस्ट की तरफ या वेस्ट होते हैं, लेकिन हमेशा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ नहीं होते, बल्कि थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स डायरेक्शन भी होती है। मैं आपको एक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल देता हूँ।
एग्जाम्पल ये है कि आपको ड्रॉ करना है अब वेलोसिटी वेक्टर। आपको एक वेलोसिटी का वेक्टर ड्रॉ करना है, ऐसे ड्रॉ करना है कि इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है। ऐसे ड्रॉ करना है कि इस वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो 150 मीटर पर सेकेंड है। उसको स्केल के जरिए हम कन्वर्ट कर लेंगे लेंथ में। और इसके अलावा जो इसकी डायरेक्शन है वो जरा थोड़ी डिफरेंट तरीके से दी है। इसकी डायरेक्शन है 27 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। इसकी डायरेक्शन 27 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ठीक है। अब डायरेक्शन 27 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ कैसे लेते हैं ये भी मैं आपको सिखाता हूँ, पहले तो अब स्केल पर आ जाएं। वैसे हम जो सवाल करेंगे उसमें हमें स्केल की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम तो खैर कैलकुलेशन करेंगे, लेकिन फिर भी स्केल ले लेते हैं मिसाल के तौर पर। मिसाल के तौर पर हमने स्केल ले लिया कि 25 मीटर पर सेकेंड किसके बराबर है, 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो 150 मीटर पर सेकेंड कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, 150 सेंटीमीटर पर सेकेंड 6 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो हमने लेंथ ऑफ एरो डिसाइड कर ली। अब आ जाए डायरेक्शन पे। डायरेक्शन का मामला इस तरह से है कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये वेस्ट है और ये साउथ है। अब जरा इस बात को अच्छी तरह समझें। जो एंगल लिखा होता है वेस्ट ऑफ नॉर्थ, वेस्ट ऑफ ईस्ट, ईस्ट ऑफ नॉर्थ, ईस्ट ऑफ साउथ, साउथ ऑफ वेस्ट, वेस्ट ऑफ नॉर्थ, इसमें तरीका ये होता है, हर किसी का अपना अपना मेथड होता है। आपने मैथ्स में बेयरिंग्स पढ़े होंगे तो आपने निकालना सीखा होगा। मेरा सिंपल तरीका ये है कि जो 27 डिग्री एंगल है ये आप वहां से नापना शुरू करें जो डायरेक्शन बाद में दी हुई है। दोबारा सुने, 27 डिग्री कहाँ से नापना शुरू करेंगे, उस डायरेक्शन से जो कि बाद में दी हुई है। ये लिखा हुआ है 27 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो जो डायरेक्शन बाद में दी हुई है वहां से एंगल नापना शुरू करेंगे और जो डायरेक्शन पहले दी हुई है उसकी तरफ नापेंगे। यानी कि आप नॉर्थ से स्टार्ट करेंगे 27 डिग्री और वेस्ट की तरफ नापेंगे। तो ये आपका एरो आ जाएगा इस तरफ। अब ये जो एरो आएगा आपका, इसकी लेंथ कितनी होगी, लेंथ इसकी 6 सेंटीमीटर होगी, जो कि 150 मीटर पर सेकेंड को शो करेगा। और उसका एंगल 27 डिग्री जो होगा वो नॉर्थ से नापा जाएगा। यानी कि एंगल जो है हमेशा उस डायरेक्शन से नापा जाएगा जो कि बाद में मेंशन होगी। ये 27 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ है ना, तो एंगल नॉर्थ से नापा जाएगा। ठीक है। इसी तरह अगर फर्ज करो लिखा होता, इसी तरह फर्ज करो अगर लिखा होता 33 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ, तो 33 डिग्री वेस्ट ऑफ साउथ आप कैसे बनाते, ये वेस्ट है और ये साउथ है, तो आप साउथ से एंगल नापते 33 डिग्री का। ऐसी फर्ज करें अगर लिखा होता है कि 70 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट, तो अगर 70 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट लिखा होता तो भाई देखो ये नॉर्थ है ये ईस्ट है। और एंगल कहाँ से नापा जाएगा, एंगल नापा जाएगा ईस्ट से, क्योंकि ईस्ट का जिक्र बाद में आया। तो 70 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। इसके अलावा ये 70 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है, ये एंगल कितना होगा जरा बताओ जल्दी से। ये एंगल कितना होगा भाई, ये रेड कलर से जो बनाया मैंने, कितना होगा एंगल ये। 20 20। ये एंगल 20 डिग्री होगा। तो इसको एक पढ़ने का तरीका एक तो है 70 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। अगर मैं इसको 20 डिग्री कहना चाहूँ तो मैं क्या कहूंगा, अगर मैं 20 डिग्री कहना चाहूंगा तो एंगल 20 डिग्री जो है नॉर्थ से नापा हुआ है ना, तो नॉर्थ का जिक्र बाद में आएगा, तो इसमें पढ़ूंगा नॉर्थ 20 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो 70 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट या 20 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ दोनों का मतलब एक ही है। 70 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट या 20 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ दोनों बातों का एक ही मतलब। ठीक है। सो दिस इज हाउ वी मेजर एंगल्स। आई होप के बात समझ में आई होगी आपको। ठीक हो गया। चलिए आगे चलते हैं। रिजल्टेंट वेक्टर। रिजल्टेंट वेक्टर क्या होता है, रिजल्टेंट वेक्टर एक सिंगल वेक्टर होता है जो कि वही इफेक्ट प्रोड्यूस करता है जो कि दो या दो से ज्यादा वेक्टर मिलकर प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो एक सिंगल वेक्टर जो कि सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करे एज प्रोड्यूस बाय टू और मोर देन टू वेक्टर्स, तो सिंगल वेक्टर को हम क्या कहते हैं, सिंगल वेक्टर को हम रिजल्टेंट वेक्टर कहते हैं। अब जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है इसकी जो डिटर्मिनेशन होती है, इसको जब डिटर्मिन करना होता है तो डिपेंड करता है इस बात पर कि जो हम वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं उनकी डायरेक्शन क्या है। आप जिन वेक्टर्स को ऐड कर रहे हैं जिनका रिजल्टेंट निकालना चाह रहे हैं उनकी डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा कि रिजल्टेंट किस तरह से डिटर्मिन हो। मिसाल के तौर पर व्हेन वेक्टर्स आर इन द सेम डायरेक्शन, फर्स्ट के लिए एक वेक्टर है
इसका मैग्नीट्यूड है 10। दूसरा वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड है 15। दोनों सेम डायरेक्शन में। तो इन दोनों का रिजल्टेंट किस तरह निकाला जाएगा? इन दोनों का रिजल्टेंट इस तरह से निकाला जाएगा कि दोनों वेक्टर्स को आपस में ऐड कर लिया जाएगा, रिजल्टेंट 25 हो जाएगा। तो जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होते हैं तो उनका रिजल्टेंट निकालने के लिए हम सिंपली उनको ऐड कर लेते हैं। ऐसे ही फर्ज करें कि एक वेक्टर जो है वो इस डायरेक्शन में है 6, और एक वेक्टर जो इस डायरेक्शन में है 8। दोनों एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में है, यानी कि व्हेन वेक्टर्स आर इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन। तो जब वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो फिर हम रिजल्टेंट कैसे मालूम करते हैं? जब वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लार्जर वेक्टर में से स्मॉलर वेक्टर को माइनस कर देते हैं। जब वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट मालूम करने के लिए हम लार्जर वेक्टर में से स्मॉलर वेक्टर को माइनस कर देते हैं। आंसर आ जाएगा 2। और जो रिजल्टेंट होता है उसकी डायरेक्शन उस तरफ होती है जिस तरफ लार्जर वेक्टर होता है, यानी कि राइट साइड पर। राइट साइड पे क्यों होगी इसकी डायरेक्शन? क्योंकि लार्जर वेक्टर 8 न्यूटन राइट साइड पर है। तो जब दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, ठीक है, जो वेक्टर जो हैं वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो आप उनको क्या करते हैं? उनको ऐड करते हैं। और ऐड करने के बाद जो है उनको, जब दो वेक्टर ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं उनको आप सब्ट्रैक्ट करते हैं। और उनका जो डिफरेंस होता है, वो डिफरेंस जो है वो बराबर होता है किसके? डिफरेंस बराबर होता है रिजल्टेंट के। और रिजल्टेंट उस डायरेक्शन में होता है हमेशा जिस डायरेक्शन में लार्जर वेक्टर होता है। अब अगर दो वेक्टर जो है एक दूसरे के साथ कुछ एंगल बनाते हैं 0 से लेके 180 तक। अगर दो वेक्टर ना तो सेम डायरेक्शन में हो ना ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, बल्कि वो एक दूसरे के साथ कुछ एंगल बना रहे हो और वो एंगल 0 से लेकर 180 के दरमियान हो। मिसाल के तौर पर एक वेक्टर ये रहा, ये वेक्टर है ए, और दूसरा वेक्टर ये रहा, ये वेक्टर है बी। इन दोनों के बीच में एंगल जो है वो क्या है? थीटा है। इन दोनों के बीच में एंगल क्या है? थीटा। अब इन दोनों के बीच में जो एंगल थीटा है आप देख सकते हैं ये एंगल 0 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। इनफैक्ट जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल 0 डिग्री होता है तो वो सेम डायरेक्शन में होते हैं। और जब दो वेक्टर्स के बीच में एंगल जो है वो 180 होता है तो वो एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। अब यहाँ पर एंगल जो है वो ना तो 0 है और ना ही 180 है। तो इसका मतलब है कि एंगल जो है वो 0 और 180 के दरमियान है। अगर 0 एंगल होता, एंगल 0 डिग्री होता है, यानी दोनों सेम डायरेक्शन में होते, तो हम सिंपली ऐड कर लेते उनको। अगर जो है ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट होते यानी कि 180 डिग्री एंगल होता तो उनको सब्ट्रैक्ट कर लेते। लेकिन ना तो यहाँ पर सेम डायरेक्शन में ना ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो लिहाजा ना हम इनको ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट कर सकते। ऐसी सूरत में जब रिजल्टेंट मालूम करना होता है तो हमारे पास दो मेथड होते हैं यहाँ पर। एक्चुअली तीन मेथड होते हैं, अभी फिलहाल मैं दो बताऊंगा, तीसरा मेथड अभी आगे चल के बताऊंगा। जब दो वेक्टर ना तो सेम डायरेक्शन में होते हैं ना ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, बल्कि उनके बीच में कुछ एंगल बन रहा होता है, तो फिर हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक्चुअली तीन मेथड होते हैं लेकिन तीसरा मेथड मैं भी आगे चल के बताऊंगा। पहला मेथड जो होता है वो क्या होता है? पहला मेथड ये होता है जिसे हम कहते हैं पैरेललोग्राम लॉ या पैरेललोग्राम मेथड। दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मालूम करने का पहला तरीका होता है पैरेललोग्राम मेथड। अगर वेक्टर ना तो सेम डायरेक्शन में हो ना ऑपोजिट डायरेक्शन में हो, उनके बीच में कुछ एंगल बनना हो, तो उनको हम पैरेललोग्राम मेथड से ऐड करते हैं। अब पैरेललोग्राम मेथड से कैसे ऐड करते हैं वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पैरेललोग्राम मेथड से वेक्टर्स को ऐड करने के लिए, रिजल्टेंट मालूम करने के लिए, हम पहले दोनों वेक्टर्स को ड्रॉ करते हैं। और दोनों वेक्टर्स को हम ऐसे ड्रॉ करते हैं कि दोनों की टेल आपस में मिल रही हो, जैसे कि यहाँ पर अभी दोनों की टेल आपस में मिल रही है, आपको नजर भी आ रहा है। उसके बाद हम क्या करते हैं? उसके बाद हम ये करते हैं कि दोनों वेक्टर्स को सामने पैरेलल में बना देते हैं, यानी कि बी के सामने पैरेलल में हम बी को बना देंगे। तो बी के सामने पैरेलल में हमने बी को बना दिया। फिर ऐसे ही ए के सामने पैरेलल में हम ए को बना देंगे। ए के सामने पैरेलल में हम ए को बना देंगे। तो ये हमने ए के सामने पैरेलल में ए को बना दिया। तो जब हम बी के सामने पैरेलल में बी को बनाएंगे और ए के सामने पैरेलल में ए को बनाएंगे तो क्या होगा? जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपके सामने एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो आपके सामने क्या बन जाएगा? एक पैरेललोग्राम बन जाएगा। अब जहां पर इनिशियली दोनों वेक्टर्स की टेल्स मिल रही थी, वहां से आप एक डायगोनल ड्रॉ करेंगे पैरेललोग्राम का।
या आपने एक डायगोनल ड्रॉ किया, तो आप जो ये डायगोनल ड्रॉ करेंगे, ये डायगोनल जो है इन दोनों वेक्टर्स के रिजल्टेंट को शो करेगा। ये डायगोनल जो इन दोनों वेक्टर्स के, वेक्टर ए और बी के रिजल्टेंट को शो करेगा। इस तरह से अगर आप दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट मालूम करते हैं तो इस मेथड को हम पैरेललोग्राम मेथड कहते हैं। इस तरह से अगर आप दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट को मालूम करते हैं तो फिर इस मेथड को हम पैरेललोग्राम मेथड कहते हैं। एक मेथड और भी होता है, ठीक है, एक मेथड और भी होता है। वैसे तो तीन मेथड हैं, लेकिन अभी फिलहाल मैं आपको दो बता रहा हूँ। एक मेथड और भी होता है वेक्टर्स का रिजल्टेंट मालूम करने का, जब वेक्टर सेम डायरेक्शन में या ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं होते। और उस मेथड को हम क्या कहते हैं? उस मेथड को हम हेड टू टेल रूल कहते हैं। उस मेथड को हम क्या कहते हैं? हेड टू टेल रूल कहते हैं। हेड टू टेल रूल में क्या करना होता है? हेड टू टेल रूल में करना होता है कि आपके पास जो दो वेक्टर्स हैं, आप उन दो वेक्टर्स को ऐसे ड्रॉ करें कि जहां पर एक वेक्टर खत्म हो रहा है, जहां पर एक वेक्टर खत्म हो रहा है वहां से आप दूसरे वेक्टर को ड्रॉ कर दें। मिसाल के तौर पे जहां से ए खत्म हो रहा है वहां से मैं बी को ड्रॉ करना शुरू कर देता हूँ। जहां पर वेक्टर ए खत्म हो रहा है वहां पे वेक्टर बी को ड्रॉ कर देता हूँ मैं, इस तरह से। यानी कि आसान जबान में, मैं एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से मिला दूंगा। आसान जबान में एक वेक्टर के हेड को मैं दूसरे वेक्टर के टेल से मिला दूंगा। मिला दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा? उसके बाद मैं ये करूंगा, जो पहले वेक्टर की टेल है, जो पहले वेक्टर की टेल है और जो आखिरी वेक्टर का हेड है, उसको मैं आपस में ज्वाइन कर दूंगा। जो पहले वेक्टर की टेल है और जो आखिरी वेक्टर का हेड है, उसको मैं क्या करूंगा? आपस में ज्वाइन कर दूंगा। तो ये मैंने पहले वेक्टर की टेल को और आखिरी वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दिया इस तरह से। तो जब मैं पहले वेक्टर की टेल को और आखिरी वेक्टर के हेड को ज्वाइन कर दूंगा तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी का। तो रिजल्टेंट आ जाएगा वेक्टर ए और वेक्टर बी का। अब देखें, ऊपर जो हम रिजल्टेंट लेकर आए थे वो हम पैरेललोग्राम मेथड से लेकर आए थे। अब जो हम रिजल्टेंट लेकर आए वो हेड टू टेल रूल से लेकर आए। एक चीज को हम जरा चेक करते हैं। हम जो दोनों रिजल्टेंट लेकर आए, हम जो दोनों रिजल्टेंट लेकर आए, अगर आप उन दोनों रिजल्टेंट पे जरा गौर करें तो देखें दोनों रिजल्टेंट बिल्कुल एक जैसे हैं। दोनों रिजल्टेंट की वैल्यू बिल्कुल एक जैसी है। अगर आप ड्राइंग मिलाकर देख लें तो दोनों आर बिल्कुल एक जैसे आ रहे हैं, कोई भी फर्क नहीं है। इससे साबित ये हुआ कि आप दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट चाहे पैरेललोग्राम मेथड से मालूम करें या चाहे हेड टू टेल रूल मेथड से मालूम करें, आंसर उसका एक ही आता है। एक चीज और भी इंपॉर्टेंट है, वो ये कि जब हम हेड टू टेल रूल कर रहे होते हैं तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। ऑर्डर मैटर ना करने का मतलब ये होता है कि आप वेक्टर ए के आगे वेक्टर बी को कनेक्ट करें या वेक्टर बी के आगे वेक्टर ए को कनेक्ट करें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पे ये सवाल मैं दोबारा से करता हूँ, लेकिन अब की दफा मैं बी के आगे ए को कनेक्ट करूंगा। अब की दफा मैं वेक्टर ए के आगे बी को कनेक्ट करूंगा। मिसाल तौर पे वेक्टर ए मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। अब मैं पहले वेक्टर बी लूंगा और जहां पे वेक्टर बी खत्म हो रहा है वहां से मैं वेक्टर ए को जो है वो कनेक्ट करूंगा। पहले मैंने वेक्टर ए के हेड को वेक्टर बी की टेल से मिलाया था, अब मैं वेक्टर बी के हेड को वेक्टर ए की टेल से मिलाऊंगा। तो मैंने वेक्टर ए को वेक्टर बी की टेल से मिला दिया इस तरह से। ठीक है। अब असूल के मुताबिक मुझे क्या करना है? अब असूल के मुताबिक मुझे पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से ज्वाइन करना है। तो मैंने पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से ज्वाइन कर दिया तो मेरा रिजल्टेंट आ गया। वो आप देख सकते हैं कि अब जो रिजल्टेंट आ रहा है वो भी बिल्कुल वही पहला वाला रिजल्टेंट आ रहा है, कोई फर्क नहीं। एग्जैक्टली वही रिजल्टेंट आ रहा है। या अगर पैरेललोग्राम मेथड से भी कंपेयर कर लूँ तो वही रिजल्टेंट आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हेड टू टेल रूल में ये मैटर नहीं करता है कि आप ए से बी को कनेक्ट करते हैं या बी से ए को कनेक्ट करते हैं, दोनों से आपको एक ही आंसर मिलेगा। तो वेक्टर्स को का रिजल्टेंट चाहे आप हेड टू टेल रूल से निकालें चाहे आप पैरेललोग्राम मेथड से निकालें, आंसर एक ही आना चाहिए उसका। ठीक है भाई। आई होप के बात समझ में आई होगी आप लोग क्या। चलें जी। तो ये दो मेथड हो गए जब वेक्टर्स जो होते हैं ना तो सेम डायरेक्शन में होते हैं ना ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं। अब हमने तीन पॉसिबिलिटीज डिस्कस की हैं कि जब वेक्टर्स सेम डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट के लिए हम उनके मैग्नीट्यूड को ऐड कर लेते हैं। जब वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो रिजल्टेंट के लिए हम उनके मैग्नीट्यूड का डिफरेंस ले लेते हैं, और जो रिजल्टेंट होता है वो उस तरफ होता है जिस तरफ लार्जर वेक्टर होता है। और जब वेक्टर आपस में कुछ एंगल बना रहे होते हैं 0 से 180 के दरमियान,
यानी कि ना तो सेम डायरेक्शन में होते हैं ना ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, तो फिर हम उनको दो मेथड से ऐड कर सकते हैं। एक मेथड है पैरेललोग्राम मेथड, जिसमें हम वेक्टर्स को पैरेलल बनाकर उनका पैरेललोग्राम बना लेते हैं, और पैरेललोग्राम का डायगोनल रिजल्टेंट को शो करता है। और दूसरा मेथड कहलाता है हेड टू टेल रूल, जिसमें आप एक वेक्टर को ड्रॉ करते हैं, जब वहां पर पहला वेक्टर खत्म होता है वहां से दूसरा वेक्टर ड्रॉ करते हैं, और फिर पहले वेक्टर की टेल से लेकर आखिरी वेक्टर के हेड तक जो रिजल्टेंट को आप ड्रॉ कर लेते हैं। इस तरह से जो रिजल्टेंट आता है वो हेड टू टेल रूल कहलाता है। ठीक हो गया। चलें जी, और आगे चलते हैं। अब हमें जो है ये चीज समझनी होगी कि जब हम हेड टू टेल रूल से दो वेक्टर को ऐड किया करेंगे तो हमेशा ट्रायंगल बना करेगी। अब इस ट्रायंगल का आगे बहुत काम है, कैलकुलेशन में ट्रायंगल बार बार आएगी। तो चूंकि आगे वेक्टर की कैलकुलेशन में हमें बार बार ट्रायंगल का सामना करना पड़ेगा, तो लिहाजा हम क्या करेंगे, लिहाजा हम ट्रायंगल के बारे में कुछ बेसिक चीजें रिवाइज करेंगे जो कि हमने बचपन में पढ़ी थी। बचपन में मैथमेटिक्स में आपको चीज पढ़ाई गई थी, जिसे हम कहते हैं कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या होता है? कोसाइन रूल ये होता है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल है, मिसाल के तौर पर ये एक ट्रायंगल है। अब ट्रायंगल की तीन साइड्स हैं। ट्रायंगल की जो तीनों साइड्स है उनकी लेंथ को हम कुछ नाम दे देते हैं। मिसाल ट्रायंगल की इस वाली साइड की लेंथ है स्मॉल ए, ट्रायंगल की इस वाली साइड की लेंथ है स्मॉल बी, और ट्रायंगल की इस वाली साइड की लेंथ है स्मॉल सी। ठीक है, ये ट्रायंगल की तीन साइड्स हो गई, इनकी लेंथ हो गई। जो हर साइड होती है उसके सामने वाले एंगल को हम उसके कैपिटल लेटर में लिख देते हैं। मिसाल तौर पर बी के सामने वाले एंगल को हम कैपिटल बी कह देते हैं, साइड सी के सामने वाले एंगल को हम कैपिटल सी कह देते हैं, और साइड ए के सामने वाले एंगल को हम कैपिटल ए कह देते हैं। तो यहाँ पर तीन साइड्स हो गई ट्रायंगल की, स्मॉल ए बी सी। तीन ट्रायंगल्स की तीन साइड्स की लेंथ हो गई स्मॉल ए बी सी, और ट्रायंगल के तीन एंगल्स हो गए कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी। कोसाइन रूल ये कहता है कि साइड ए का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है साइड बी का स्क्वायर प्लस साइड सी का स्क्वायर माइनस 2bc कॉस ए। यानी किसी भी साइड का स्क्वायर जो है बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर माइनस 2 × दोनों साइड्स की लेंथ, और कॉस ए, यानी कि उस साइड का एंगल जिसको आपने सब्जेक्ट बनाया हुआ है, ए स्क्वायर को आपने सब्जेक्ट बनाया हुआ है ना, तो इसका एंगल आएगा कॉस ए। या अगर आप बी की फॉर्म में लिखना चाहें तो बी स्क्वायर किसके बराबर होगा, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac कॉस एंगल बी। ये ऐसे ही जो है सी स्क्वायर बराबर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2ab कॉस एंगल सी के बराबर होगा। ठीक है, इस तरह से जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं इस एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, इस एक्सप्रेशन को हम कोसाइन रूल बोलते हैं। ऐसे ही ट्रायंगल का एक रूल होता है, इसे हम साइन रूल भी कहते हैं। साइन रूल में क्या होता है कि ये फर्स्ट करें ट्रायंगल है, उसकी तीन साइड्स हैं, तीनों साइड की लेंथ है ए बी सी स्मॉल ए बी सी, और उनके जो कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो हैं कैपिटल ए बी सी। साइन रूल क्या कहता है? साइन रूल ये कहता है कि साइड ए की लेंथ डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल ए बराबर होगा साइड बी की लेंथ डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल बी, और बराबर होगा साइड सी की लेंथ डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल सी। तो साइन रूल ये कहता है कि ए अपॉन साइन ए बराबर होता है बी अपॉन साइन बी, और बराबर होता है सी अपॉन साइन सी के। इन दोनों का यूज शायद मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा कभी। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपसे कहता हूँ कि यार ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है, इसमें वाली साइड जो है 12 है, ये वाली साइड जो है ये 8 है, ये वाली साइड एक्स है नहीं पता है, और ये एंगल जो है ये एंगल 30 है। तो हमें साइड एक्स मालूम करनी है, यहाँ पर क्या मालूम करना है, साइड एक्स मालूम करनी है। तो अब इसका फॉर्मूला बनाते हैं कोसाइन रूल के हिसाब से। तो एक्स का स्क्वायर किसके बराबर होगा, एक्स का स्क्वायर बराबर होगा 8 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर -2 × 8 × 12 × cos 30 डिग्री। तो एक्स कितना होगा जरा मुझे कैलकुलेट करके बताओ जल्दी से, शाबाश। नेगेटिव वेक्टर क्या होता है? नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर इज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट एग्जैक्टली ऑपोजिट इन डायरेक्शन। यानी कि एक वेक्टर के नेगेटिव वेक्टर का मतलब यह है कि आप वही वेक्टर दोबारा ड्रॉ कर दें, लेकिन बस उस वेक्टर की डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट होनी चाहिए। मिसाल के तौर पर ये अगर एक वेक्टर है, लेट सपोज इस वेक्टर का नाम क्या है, ए है, तो इस वेक्टर का नेगेटिव क्या होगा, एग्जैक्टली यही वेक्टर, इतनी ही लेंथ का वेक्टर, लेकिन उसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट होगी, तो ये नेगेटिव ए हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से फर्ज करें
कि अगर एक वेक्टर है, लेट्स से ये एक वेक्टर है, और ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर एक्स है, तो इसका नेगेटिव क्या होगा, उसका नेगेटिव ये होगा कि बिल्कुल इसी की लेंथ के बराबर, इसके मैग्नीट्यूड के बराबर एक और वेक्टर बनाया जाए, लेकिन उसकी डायरेक्शन एग्जैक्टली ऑपोजिट हो, तो फिर ये नेगेटिव वेक्टर हो जाएगा। सो नेगेटिव वेक्टर का मतलब ये है कि उस वेक्टर का डुप्लीकेट बस ऑपोजिट डायरेक्शन के साथ। यानी अगर एक वेक्टर की वैल्यू 10 है तो उसके नेगेटिव की वैल्यू भी 10 होगी, लेकिन अगर वेक्टर जो है वो राइट साइड पर होगा तो उसका नेगेटिव वेक्टर जो है लेफ्ट साइड पर होगा। ओरिजिनल वेक्टर अगर अपवर्ड होगा तो उसका नेगेटिव डाउनवर्ड होगा, यानी कि जिस डायरेक्शन में आपका वेक्टर होगा, नेगेटिव वेक्टर उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। लेंथ उसकी उतनी होगी, लेकिन डायरेक्शन उसकी एग्जैक्टली ऑपोजिट होगी। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, हम वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट कैसे करते हैं? फ्रैंकली स्पीकिंग, हमारे पास वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करने का कोई डायरेक्ट तरीका नहीं है। हमें सिर्फ वेक्टर्स को ऐड करना आता है, हमें वेक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना नहीं आता। लेकिन अगर कहीं बार हमें वेक्टर ए में से वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना पड़ जाए, तो फिर उसके लिए हम एक थोड़ा सा जो है वो एक इनडायरेक्ट वे इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको समझाता हूँ। फर्ज करें कि हमारे पास जो है ये एक वेक्टर है, ये वेक्टर जो है वेक्टर ए है, ठीक है, और हमारे पास दूसरा वेक्टर ये है, और ये वेक्टर क्या है, ये वेक्टर बी है, और हम चाहते हैं कि हम वेक्टर ए माइनस बी मालूम करें। यानी कि वेक्टर ए में से वेक्टर बी को माइनस हम करना चाहते हैं। मैंने आपसे कहा कि माइनस करने का हमारे पास कोई डायरेक्ट तरीका नहीं होता। तो जब आपको एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में से माइनस करना होता है, उसका तरीका क्या होता है कि आपको जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना है, जैसे यहाँ पर बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आप इस वेक्टर का नेगेटिव वेक्टर लें पहले। आप आपने वेक्टर बी का नेगेटिव वेक्टर ले लिया। वेक्टर बी का जो नेगेटिव वेक्टर होगा, जाहिर है वो इस तरफ होगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव बी हो जाएगा। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे, ए और नेगेटिव बी को हेड टू टेल रूल की मदद से हम ऐड कर लेते हैं। ये हमने बनाया ए, फिर जहां पर ए खत्म होगा उसके आगे हम बना देंगे नेगेटिव बी, यानी कि वेक्टर ए में हम नेगेटिव बी को जो है वो हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो जहां पर ए खत्म हुआ वहां पर हमने नेगेटिव बी को जोड़ दिया। अब इन दोनों का हम रिजल्टेंट निकाल लेते हैं। रिजल्टेंट क्या होता है, फर्स्ट वेक्टर की टेल और लास्ट वेक्टर का हेड, ये इन दोनों का रिजल्टेंट आ गया। अभी जो इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा ये बराबर होगा किसके, ए प्लस माइनस बी के बराबर होगा। और प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ए माइनस बी हो जाएगा। यानी कि इन शॉर्ट में कहना ये चाह रहा हूँ कि आप जो है जब एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो उसके लिए आप क्या करते हैं कि जिस वेक्टर को सब्ट्रैक्ट करना होता है पहले आप उसका नेगेटिव लेते हैं, और उसके नेगेटिव को आप पहले वेक्टर में ऐड कर देते हैं। तो आप एक वेक्टर का नेगेटिव लेते हैं और उसको दूसरे वेक्टर में ऐड कर देते हैं, तो इस तरह जो है वो वेक्टर जो है पहले वेक्टर में से सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है जी, तो ये जो है इस तरह से सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर जो है वो की जाती है। ऑल राइट, और आगे जरा बात करते हैं हम। अब हम बात करेंगे हेड टू टेल रूल एंड वेक्टर ट्रायंगल। हेड टू टेल रूल एंड वेक्टर ट्रायंगल, ये क्या है? देखें, जब कभी भी आप दो वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल से ऐड करेंगे, हमेशा एक वेक्टर ट्रायंगल बनेगी, हमेशा एक ट्रायंगल बनेगी। मिसाल तौर पे फर्ज करेंगे एक वेक्टर है, ये वेक्टर है ए, और ये वेक्टर है बी। ठीक है, हमें इन दोनों का रिजल्टेंट चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम ये करेंगे, पहले वेक्टर ए को ड्रॉ करेंगे हम। ये वेक्टर ए को ड्रॉ कर दिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम वेक्टर बी को ड्रॉ करेंगे, जहां से वेक्टर ए खत्म हो रहा होगा वहां से वेक्टर बी को ड्रॉ करेंगे, इस तरह से कर दिया। फिर क्या करेंगे, पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से मिला देंगे। मिला दिया, तो ये रिजल्टेंट आ जाएगा, जो किसके बराबर होगा, ए प्लस बी के बराबर होगा। ऐसे ही फर्ज करें कि हमारे पास एक और वेक्टर है, फर्ज करें ये वेक्टर है एक्स, और फिर हमारे पास एक दूसरा वेक्टर है, फर्ज करें ये वेक्टर है वाई। हमें इन दोनों वेक्टर्स का रिजल्टेंट चाहिए। तो पहले क्या करेंगे, हम पहले हम वेक्टर एक्स को ड्रॉ करेंगे। ये हमने ड्रॉ किया पहले वेक्टर एक्स को। फिर जहां पर वेक्टर एक्स खत्म होगा वहां से हम ड्रॉ करेंगे वेक्टर वाई को। ये हमने ड्रॉ कर दिया वेक्टर वाई को, कर दिया। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम ये करेंगे कि पहले वेक्टर की टेल को आखिरी वेक्टर के हेड से मिलाएंगे, इस तरह से। तो ये हमारा रिजल्टेंट बन जाएगा, जो कि किसके बराबर होगा, एक्स प्लस वाई के बराबर। ठीक हो गया।
अब यहाँ पर जो है ना, आपको दो बातें समझनी है। अब यहाँ पर आपको दो बातें समझनी है। पहली बात तो ये समझनी है कि जब कभी भी, ठीक है, जब कभी भी हम जो है वो दो वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करेंगे, जब कभी भी हम दो वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करेंगे तो हमेशा एक ट्रायंगल बनेगी। ये बात समझ में आ गई सबके? ये मैंने दो वेक्टर्स को ऐड किया हेड टू टेल रूल से, ट्रायंगल बन गई। दो वेक्टर्स को ऐड किया हेड टू टेल रूल से, ट्रायंगल बन गई। तो पहले तो आप ये समझ लें कि जब कभी भी दो वेक्टर्स को आप हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगी। ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को हम कहते हैं वेक्टर ट्रायंगल। इस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? इस ट्रायंगल को हम कहते हैं वेक्टर ट्रायंगल। तो जब कभी भी आप दो वेक्टर्स को हेड टू टेल रूल की मदद से ऐड करेंगे तो हमेशा एक ट्रायंगल बनेगी। उस ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? उस ट्रायंगल को हम वेक्टर ट्रायंगल कहते हैं। नंबर वन। नंबर टू, आप एक चीज और नोट करें। एक चीज और नोट करें, ये जो वेक्टर ट्रायंगल बनी है, आप एक काम करें। काम ये करेंगे, इस ट्रायंगल के जो तीनों वर्टिसेस हैं, वर्टिसेस का मतलब क्या होता है? जो कॉर्नर्स हैं तीनों ट्रायंगल के। ट्रायंगल के जो तीनों वर्टिसेस हैं, उसमें आप ये चेक करें कि उस वर्टेक्स के ऊपर हेड और टेल मिल रहा है, या टेल और टेल मिल रहा है, या हेड और हेड मिल रहा है। मिसाल के तौर पर इस वाले वर्टेक्स पर अगर आप देखें तो वेक्टर ए का हेड जो है वो वेक्टर बी की टेल से मिल रहा है। इस वाले वर्टेक्स पर अगर आप देखें तो वेक्टर ए की टेल जो है वो रिजल्टेंट की टेल से मिल रही है। और अगर इस वाले आप वर्टेक्स को देखें तो वेक्टर बी का हेड जो है वो रिजल्टेंट के हेड से मिल रहा है। ठीक हो गया? ऐसे इस ट्रायंगल को अगर आप और से देखें तो ये वाला जो वर्टेक्स है, यहाँ पर वेक्टर एक्स जो है उसकी टेल रिजल्टेंट की टेल से मिल रही है। इस वाले वर्टेक्स को आप देखें तो रिजल्टेंट का हेड वेक्टर वाई के हेड से मिल रहा है। इस वाले कॉर्नर को देखें तो वेक्टर एक्स का जो हेड है वो वेक्टर वाई की टेल से मिल रहा है। अब आप और ये फरमाएं कि इस ट्राइंगल का एक वर्टेक्स ऐसा है जहां पर हेड और हेड मिल रहा है, और एक वर्टेक्स ऐसा है जहां पर टेल और टेल मिल रहा है। तो जब एक वर्टेक्स पर हेड और हेड मिलेंगे और दूसरे वर्टेक्स पर टेल और टेल मिलेंगे, तो हेड और टेल वाले जो वर्टिसेस होंगे उसकी बीच की साइड हमेशा रिजल्टेंट हुआ करेगी। मैंने क्या बोला? हेड और हेड वाला जो कॉर्नर है और टेल वाला जो कॉर्नर है, तो हेड और टेल वाले कॉर्नर्स के बीच की जो साइड होगी वो हमेशा रिजल्टेंट हुआ करेगी। यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है, देखें आप। इस कॉर्नर पे क्या है? टेल और टेल। इस कॉर्नर पे क्या है? हेड और हेड। तो इस टेल और टेल और इस हेड और हेड के बीच में क्या है? इस टेल और हेड के बीच में रिजल्टेंट है। तो मैंने आपको जो बताया दोबारा सुने। जब कभी भी आप दो वेक्टर्स को हेड टू टेल की मदद से ऐड करेंगे, जब कभी भी आप दो वेक्टर्स को हेड टू टेल की मदद से ऐड करेंगे तो हमेशा एक ट्रायंगल बनेगी। नंबर वन बात। नंबर टू, जब ट्रायंगल बनेगी उस ट्रायंगल को हम कहते हैं वेक्टर ट्रायंगल। नंबर थ्री बात, जब एक वेक्टर ट्रायंगल बनेगी तो उस वेक्टर ट्रायंगल की वो साइड जिसके एक कोने पर हेड और हेड हो और दूसरे कोने पर टेल और टेल हो, वो साइड हमेशा रिजल्टेंट हुआ करेगी। जब आप एक वेक्टर ट्रायंगल बनाया करेंगे दो वेक्टर्स को हेड टू टेल की मदद से ऐड करके, तो वो साइड जिसके एक कॉर्नर पर हेड और हेड होगा और दूसरे कॉर्नर पर टेल और टेल होगा, वो साइड हमेशा रिजल्टेंट हुआ करेगी। मिसाल के तौर पे मैं सैंपल के तौर पे कुछ ट्रायंगल्स बनाता हूँ। मैंने एक वेक्टर ट्रायंगल बनाई, ठीक है। ऐसे एक वेक्टर ट्रायंगल मैंने ये बनाई, ठीक है। अब लेट सपोज ये साइड ए है, ये साइड बी है, और ये साइड सी है। ऐसे यहाँ पर ये साइड जो है एक्स है, ये साइड जो है वाई है, और आपकी जो ये साइड है वो जेड है। अब मुझे नहीं पता है कि इसमें से कौन सी साइड रिजल्टेंट है। तो इसके लिए मैंने जो आपको भी लॉजिक बताई है हम वो लॉजिक अप्लाई करेंगे। हम पहले ये देखेंगे कि तीनों कॉर्नर्स पे क्या क्या है। मिसाल के तौर पे इस वाले कॉर्नर पर वेक्टर ए का हेड है और वेक्टर बी की टेल है। इस वाले कॉर्नर पर क्या है? वेक्टर बी का हेड है और वेक्टर सी का भी हेड है। और इस वाले कॉर्नर पर क्या है? वेक्टर ए का टेल है और वेक्टर सी का भी टेल है। तो इसमें से कौन सी साइड है जिसके एक कॉर्नर पर टेल और टेल है और दूसरे कॉर्नर पर हेड और हेड है? तो प्लीज जवाब दे मुझे जरा। ई पे कौन सी सर। साइड? सी पर। तो सी वो साइड है जिसके एक कॉर्नर पर हेड और हेड है और एक कॉर्नर पर टेल और टेल है। तो सी यहाँ पर क्या हो गया? सी यहाँ पर रिजल्टेंट है। रिजल्टेंट हो गया। यानी कि उसको मैं इस तरह लिखूंगा कि सी यहाँ पर बराबर है किसके? ए प्लस बी के बराबर। ये मतलब होगा यहाँ पर वेक्टर सी जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के सम के बराबर है। अब जरा मुझे आप लोग बताएंगे इस ट्रायंगल में कौन सी साइड रिजल्टेंट है? प्लीज आप लोग बताएं।
इस ट्रायंगल में कौन सी साइड जो है वो रिजल्टेंट है? यस, एनीवन? जेड होगा सर मेरे ख्याल से। यस, जी। जी जी सर। होगा। देखें, एक हाँ। एक चेक करते हैं हम जरा। इस कॉर्नर पर एक्स का क्या आके मिल रहा है? हेड आके मिल रहा है। हेड और आके मिल रहा है। वाई का टेल मिल रहा है। तीन। इस कॉर्नर पर वाई का हेड मिल बता रहा है रहा और जेड का भी हेड मिल रहा है। और इस कॉर्नर पर जो है एक्स का टेल है और जेड का भी टेल है। तो जेड वो साइड है जिसके एक कॉर्नर पर हेड है और एक कॉर्नर पर टेल और टेल है, तो एक्स जेड यहाँ पर क्या हो जाएगा? रिजल्टेंट हो जाएगा। तो z अगर यहाँ पे रिजल्टेंट है तो यहाँ पर हम इसको कैसे लिखेंगे? हम लिखेंगे कि z बराबर है x प्लस वाई के बराबर है। इसको हम इस तरह लिखेंगे कि z बराबर है x प्लस वाई के। ठीक हो गया भाई? बात समझ में आ रही है सबके? जी सर। अच्छा, अब एक चीज और देखें। ये मेरे पास एक इक्वेशन है, सॉरी ये ट्राइंगल है, वेक्टर ट्राइंगल है। ये मेरे पास वेक्टर ट्राइंगल है। ये मिसाल के तौर पे p है, ये साइड q है, ये साइड r है। ठीक है। अगर मैं कहता हूं कि p माइनस क्यू बराबर है r के, p माइनस r बराबर है q के, P माइनस P प्लस R बराबर है Q के, Q माइनस R बराबर है P के, P प्लस Q बराबर है R के। इन्हें बहुत सारी इक्वेशन लिख दी है, 1 2 3 4 5। तो आपको इस ट्रायंगल को देखना है और इन 5 इक्वेशंस को देखना है। और आपको मुझे बताना है कि इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू दिस ट्रायंगल, इस ट्रायंगल के मुताबिक इन 5 में से कितनी इक्वेशंस करेक्ट हैं? एक करेक्ट है, दो करेक्ट हैं, तीन करेक्ट हैं, चार करेक्ट हैं, पांच करेक्ट हैं, या पांचों इनकरेक्ट हैं? कैसे बताएंगे? इस ट्रायंगल को पहले ऑब्जर्व करते हैं। इस ट्रायंगल को अगर हम ऑब्जर्व करें तो इस ट्रायंगल के इस वाले कॉर्नर पे क्या है? ट्रायंगल इस वाले कॉर्नर पे पी का हेड है और क्यू का भी हेड है। इस वाले कॉर्नर पर क्या है? क्यू का टेल है और आर का हेड है। इस वाले कॉर्नर को देखेंगे तो पी का टेल है और आर का भी टेल है। तो ये बताओ, टेल टेल और हेड के बीच में कौन है? टेल टेल और हेड के बीच में जो है वो पी है। पी है। तो पी यहाँ पर रिजल्टेंट हो गया। पी रिजल्टेंट हो गया यहाँ पर। अब अगर पी यहाँ पे रिजल्टेंट हो गया तो हमारे हिसाब से पी बराबर होगा क्यू प्लस आर के। पी बराबर होगा क्यू प्लस आर के। अब इसको अरेंज करके देख लो आप। पी माइनस क्यू बराबर आर के होगा, तो पी माइनस क्यू बराबर आर के इक्वेशन है। ऐसे ही पी माइनस आर बराबर होगा क्यू के, ये इक्वेशन भी सही है। पी माइनस आर बराबर होगा क्यू के। लेकिन क्या पी प्लस आर क्यू के बराबर हो सकता है इस इक्वेशन के हिसाब से? पी प्लस आर क्यू के बराबर नहीं हो सकता। क्यू माइनस आर जो है पी के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता इस इक्वेशन के हिसाब से। पी प्लस क्यू आर बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता इस इक्वेशन। तो इस ट्राइंगल के हिसाब से दो इक्वेशन सही हो सकती हैं जो गिवन इक्वेशन है। पी माइनस क्यू बराबर आर के और पी माइनस आर बराबर है क्यू के। अकॉर्डिंग टू गिवन ट्राइंगल ये दो इक्वेशंस करेक्ट हो सकती हैं, बाकी तीनों इक्वेशंस जो इनकरेक्ट होंगी। ठीक हो गया भाई? तो इस तरह से आप जब दो वेक्टर्स को हेड टू टेल की मदद से ऐड करते हैं तो एक ट्रायंगल बनती है। उस ट्रायंगल को हम वेक्टर ट्रायंगल कहते हैं। वेक्टर ट्रायंगल की वो साइड जिसके एक कॉर्नर पर हेड और हेड होता है और दूसरे कॉर्नर पर टेल और टेल होता है, उस साइड को हम रिजल्टेंट कहते हैं। यहाँ तक बात सबकी समझ में आ गई अच्छी तरह से? जी सर। चले अब एक काम और करते हैं। काम ये करते हैं कि मैं एक और ट्रायंगल बना रहा हूँ। मैंने एक और ट्रायंगल बनाई। ये साइड ए है, ये साइड बी है और ये साइड सी है। मुझे बताओ कि इस ट्रायंगल में कौन सी साइड रिजल्टेंट है? जल्दी से बताओ सब लोग। इस ट्रायंगल में कौन सी साइड जो है वो रिजल्टेंट है? हाँ, अब इस ट्रायंगल में कौन सी साइड जो है रिजल्टेंट है? सर कोई नहीं है। कोई नहीं है। क्यों नहीं है? है देखें, ही नहीं कोई अगर आप सर इसमें। इस ट्रायंगल को आप अगर एनालाइज करें तो इस वाले कॉर्नर पे क्या आ रहा है? ए का हेड आ रहा है
बी और का टेल टेल आ आ रहा रहा है। है। जी। इस वाले कॉर्नर पर बी का हेड आ रहा है, सी का टेल आ रहा है। इस वाले कॉर्नर पर सी का टेल आ रहा है, बी का हेड आ रहा है। तो तीनों कॉर्नर्स पे हेड टेल हेड टेल हेड टेल आ रहा है। अगर कोई ऐसी ट्रायंगल हो जिसके तीनों कॉर्नर्स पर हेड टेल हेड टेल हेड टेल आ रहा हो, तो फिर ऐसी ट्रायंगल को हम कहते हैं क्लोज वेक्टर ट्रायंगल। ऐसे ट्रायंगल को हम क्या कहते हैं? क्लोज वेक्टर ट्रायंगल कहते हैं। और क्लोज वेक्टर ट्रायंगल में तीनों साइड्स का सम जो है, रिजल्टेंट जो होता है वो क्या होता है? जीरो होता है। यानी कि यहाँ पर सिस्टम जो होता है वो इक्विलिब्रियम में होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब है कि यहाँ पर सारे के सारा रिजल्टेंट जो है क्या होगा? जीरो के बराबर। ये चीज हम इस्तेमाल करेंगे चैप्टर नंबर 4 में। क्लोज वेक्टर ट्रायंगल अभी फिलहाल तो यूज नहीं होगी, ये चैप्टर नंबर 4 में हम यूज करेंगे। लेकिन ये होती क्या है ये मैंने आपको बता दिया। तो क्लोज वेक्टर ट्रायंगल का मतलब ऐसी वेक्टर ट्रायंगल है जिसकी कोई भी साइड रिजल्टेंट ना हो, जिसके तीनों साइड्स का रिजल्टेंट जीरो हो, जिसमें किसी भी कॉर्नर पर आपको हेड और टेल नहीं मिलेगा। तीनों कॉर्नर्स पर आपको हेड टेल और हेड टेल मिलेगा। ऐसी वेक्टर ट्रायंगल को हम क्लोज वेक्टर ट्रायंगल कहते हैं, जिसका रिजल्टेंट जीरो होता है और उसमें कोई भी साइड जो होती है वो बाकी दो साइड्स का रिजल्टेंट नहीं। ठीक हो गया? तो चलो, आप ये आपका जो है टोटल हिसाब किताब हो गया हेड टू टेल रूल एंड वेक्टर ट्रायंगल। ठीक है, उम्मीद है कि बात आपकी समझ में आई होगी। चलो और आगे चलते हैं। अब जो हमने पढ़ा है ये इससे रिलेटेड कुछ पास्ट पेपर के क्वेश्चन है, इनको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, द डायग्राम शोज टू वेक्टर्स एक्स एंड वाई। यहाँ पे दो वेक्टर हैं, एक एक्स है और एक वाई। कह रहा है इन विच वेक्टर ट्रायंगल डज द वेक्टर जेड शो द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एक्स माइनस वाई। आपको बताना है कि किस ट्रायंगल में जेड बराबर होगा एक्स माइनस वाई के। आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में से किस ऑप्शन में जेड बराबर होगा एक्स माइनस वाई के। अब मुझे एक बात बताओ, अगर z बराबर है x माइनस वाई के, तो x इसके बराबर होगा, x बराबर होगा y प्लस जेड के। होगा नहीं होगा? बोलो भाई, यस बोलो या नो बोलो। होगा सर, यस। सही है, तो x बराबर होगा y प्लस जेड के। यानी कि x जो है वो y और z का रिजल्टेंट होगा। तो आपको वो ट्रायंगल ढूंढनी है जिसमें x y और z का रिजल्टेंट है। अब अगर x हाँ। जो है वो y और z का रिजल्टेंट होगा, तो x के कॉर्नर पर आना चाहिए हेड और हेड, और x के दूसरे कॉर्नर कॉर्नर पे क्या आना चाहिए? टेल और टेल। तो आप सिंपली वो ट्रायंगल ढूंढें चार ऑप्शन में जिसमें एक्स के एक कॉर्नर पर हेड और हेड आ रहा है और एक कॉर्नर पर टेल और टेल आ रहा है। इस वाले ट्रायंगल में एक्स के इस कॉर्नर पर आ रहा है हेड सर बी। और हेड, इस वाले कॉर्नर पर आ रहा है टेल और हेड। तो ये हमारा ऑप्शन नहीं है, क्योंकि हमारे लिए एक्स के एक कॉर्नर पर हेड और दूसरे कॉर्नर पर टेल और टेल चाहिए। ऑप्शन बी में देखें तो एक्स के एक कॉर्नर पर आ रहा है हेड और दूसरे कॉर्नर पर आ रहा है टेल और टेल। तो यहाँ पर जो है एक्स रिजल्टेंट है हमारा, तो बस यही हमारा आंसर है, बी आंसर। सी और डी को देख लें। सी में क्या इशू है? सी में देखें तो इस कॉर्नर पर क्या आ रहा है? टेल और टेल आ रहा है। ठीक है, और इस वाले कॉर्नर पे अगर हम देखें तो क्या हो रहा है? इस वाले कॉर्नर पर जो है वो आपका आ रहा है, सॉरी, इस वाले कॉर्नर पे एक्सिस कॉर्नर पर आ रहा है हेड और टेल आ रहा है, जबकि इस वाले कॉर्नर पे क्या आ रहा है? हेड और हेड आ रहा है। तो ये तो हमें नहीं चाहिए, हमें तो हेड हेड और टेल टेल चाहिए। यहाँ पर एक्सिस कॉर्नर पे क्या आ रहा है? हेड और टेल आ रहा है, और इस वाले कॉर्नर पे भी क्या आ रहा है? हेड और टेल आ रहा है। तो ये भी रिजल्टेंट नहीं है। तो रिजल्टेंट जो एक्स है वो सिर्फ बी में है, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा? ट्रायंगल बी होगी। ये बात समझ में आ गई सब लोग अच्छी तरह से? जी सर। नेक्स्ट, कह रहे हैं दो फोर्सेज हैं, वन 10 न्यूटन की दो फोर्सेज हैं, दोनों पॉइंट पी पे लग रही हैं, डायग्राम में दिखाया हुआ है। एंगल जो है दोनों के बीच में 120 है। तो बताएं कि मैग्नीट्यूड क्या होगा रिजल्टेंट का। अब देखें, हेड टू टेल रूल बिल्कुल सिंपल, सबसे आसान तरीका होता है हेड टू टेल रूल अप्लाई कर लें। अभी दोनों वेक्टर की टेल्स मिली हुई हैं, तो आप एक वेक्टर के हेड को दूसरे वेक्टर के टेल से मिलाएं। मिसाल के तौर पर ये वाला जो वेक्टर है, इस वाले वेक्टर को हम इस वेक्टर के आगे बना देते हैं, इसके हेड को उसके टेल से मिला देते हैं। अगर हम इसके हेड को उसके टेल से मिलाएंगे तो मुझे जल्दी से बताओ ये एंगल कितना होगा? हाँ भाई, सब लोग बताएं फटाफट जल्दी से, ये एंगल कितना होगा? 60 सर। 60 होगा। क्यों 60 होगा? इसलिए 60 होगा कि देखें, अगर आप गौर से देखें तो ये जो एंगल टोटल 180 है, ये एंगल टोटल 180 है।
180 में से आप 120 निकाल दें तो ये एंगल कितना बचेगा, ये एंगल बचेगा 60, यही वो एंगल है 60। ठीक है। उसके बाद आपको चाहिए रिजल्टेंट। रिजल्टेंट के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट वेक्टर की टेल को लास्ट वेक्टर के हेड से मिला देते हैं। ये फर्स्ट वेक्टर की टेल है और लास्ट वेक्टर का हेड है ये रिजल्टेंट हो जाएगा। हो गया। अच्छा अब जरा मुझे एक बात बताएं, ये वाली साइड की लेंथ कितनी है, 10। ये वाली साइड की लेंथ कितनी है, 10। ठीक है। ये वाली साइड की लेंथ 10 है और ये वाली साइड की लेंथ भी 10 है। तो जब दो साइड्स बराबर होती हैं तो उनके सामने वाले एंगल्स भी दोनों बराबर होते हैं। तो आप मुझे जल्दी से बताएं कि अगर ये एंगल और ये एंगल बराबर होंगे तो कितने कितने होंगे। 60। यस, क्योंकि एक एंगल ऑलरेडी 60 है। अब अगर दो एंगल्स को अगर आपको इक्वली डिवाइड करना है तो टोटल एंगल 120 बचता है, तो 120 को आधा आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 और 60 हो जाएगा। अब हम गौर से देखें, इस ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 60 60 हैं। तो जब एक ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 60 60 होते हैं तो वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन जाती है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल में तीनों साइड्स बराबर होती हैं। तो अगर ये साइड 10 है, ये साइड 10 है, तो रिजल्टेंट भी कितना होगा, रिजल्टेंट भी 10 होगा। तो इसका आंसर बी हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर दो इक्वल फोर्सेस हैं और उनके बीच में एंगल जो है वो 120 है, तो अगर दो इक्वल फोर्सेस के बीच में एंगल 120 है तो उनका रिजल्टेंट भी उन्हीं के बराबर होगा। जैसे यहाँ पर 10 और 10 के बीच में एंगल 120 था तो उनका रिजल्टेंट भी कितना आ रहा है, 10 आ रहा है। क्योंकि जब आप हेड टू टेल रूल अप्लाई करेंगे तो जो वेक्टर ट्रायंगल बनेगी वो इक्विलेटरल बनेगी, यानी कि तीनों एंगल 60 60 60 के आएंगे। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है कि तीनों साइड्स भी बराबर होने चाहिए। तो अगर दो वेक्टर्स जो 10 और 10 थे तो फिर तीसरा भी क्या होना चाहिए, 10 ही होना चाहिए तीसरा वेक्टर भी। नेक्स्ट, नेक्स्ट पे कह रहा है कि द स्पीड ऑफ एन एरोप्लेन इन स्टिल एयर इज 200 km/h. The wind blows from the west at a speed of 85 km/h. In which direction must the pilot steer the aeroplane in order to fly due north? देखिए सवाल को समझें आप। सवाल ये है कि एक पायलट जो है वो अपने जहाज को नॉर्थ पे लेके जाना चाह रहा है, नॉर्थ साइड पे लेके जाना चाह रहा है। पहले तो आप डायरेक्शन जरा याद कर लें, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है और ये क्या होता है, वेस्ट होता है। एक पायलट चाहता है कि वो जहाज को 200 की स्पीड से नॉर्थ की तरफ लेके जाए। लेकिन मसला क्या हो रहा है, मसला ये हो रहा है कि वेस्ट से हवा चल रही है, फ्रॉम द वेस्ट। फ्रॉम द वेस्ट का मतलब है वेस्ट से हवा चल रही होगी तो हवा की डायरेक्शन क्या होगी, ईस्ट की तरफ। ईस्ट की तरफ हवा चल रही है 85 की स्पीड से। तो ये जो 85 की स्पीड से हवा चल रही है जहाज की डायरेक्शन को क्या कर देगी, डायरेक्शन ऑफ जहाज को टिल्ट कर देगी। डायरेक्शन ऑफ जहाज जो है, एरोप्लेन की डायरेक्शन जो है नॉर्थ से शिफ्ट होकर थोड़ी सी डायगनल हो जाएगी। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई। यहां तक बात समझ में आई कि दोबारा बोलूं मैं, जी सर। दोबारा सुने। एक पायलट चाहता है कि वो अपने जहाज को नॉर्थ की तरफ लेके जाए 200 की स्पीड से, ये चाहता है पायलट। लेकिन इस तरफ हवा चल रही है विंड, और हवा चल रही है 85 की स्पीड से। तो जहां वो जहाज को क्या कर देगी, जहाज की डायरेक्शन को चेंज कर देगी, इस तरफ कर देगी। तो अगर पायलट ये चाहता है कि वो हवा के बावजूद, अगर पायलट ये चाहता है कि हवा चलने के बावजूद अगर वो अल्टीमेटली नॉर्थ की तरफ ही जाए, तो पायलट क्या करेगा, पायलट ये करेगा कि थोड़ा सा इस तरफ चलेगा वो, इस तरफ चलेगा वो 200 की स्पीड से। उससे क्या होगा, उससे होगा जब हवा चलेगी तो हवा उसको थोड़ा सा इस तरफ शिफ्ट कर देगी। तो हवा चल रही है इस तरफ, और हवा कितनी स्पीड से चल रही है, 85 से। लेकिन इस हवा की वजह से जब इसकी डायरेक्शन राइट साइड पे शिफ्ट होगी तो वो अल्टीमेटली कहाँ आ जाएगी, वो अल्टीमेटली नॉर्थ की तरफ आ जाएगी। समझ में आई बात कुछ कुछ। तो अब आपको ये बताना है कि ये जहाज जो पायलट उड़ाएगा इस तरफ, उसकी डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि ये एंगल आपको बताना है कितना हो। अब आप साफ देख सकते हैं कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। हमें एंगल मालूम करना है थीटा। ये साइड जो है राइट एंगल ट्राइंगल का परपेंडिकुलर कहलाएगी, और ये साइड जो है राइट एंगल ट्राइंगल का हाइपोटेनस कहलाएगी। तो मुझे जरा फटाफट बताएं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से बताएं कि अगर आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस पता हो तो आप कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अप्लाई करेंगे, साइन कॉस या टेन।
परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं, जल्दी से बताएं। हाँ भाई अफसर, तुमने कुछ कहा क्या? हाँ भाई, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में आते हैं? साइन थीटा में आते हैं। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। तो यहाँ पर साइन थीटा बराबर होगा, परपेंडिकुलर है 85 और हाइपोटेनस है 200। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा इसके 85 डिवाइड बाय 200। तो ये कितना बनेगा जरा बताना भाई। ये बनेगा, कितना बनेगा? 0.425 बनेगा मेरे ख्याल में। और थीटा कितना हो जाएगा? थीटा हो जाएगा साइन इनवर्स 0.425। कितना एंगल हुआ जरा बताओ ये। साइन इनवर्स 0.425, जल्दी से कैलकुलेटर निकाल के बताओ क्या आंसर आ रहा है। साइन इनवर्स 0.425। 25.15. जाएंगे 25.2, जो देगा 25.2 डिग्री हो जाएगा ये। अब आप ये ध्यान में रखें कि ये आपका नॉर्थ होता है और ये आपका क्या होता है, वेस्ट होता है। आप एरोप्लेन इस साइड पर उड़ा रहे थे और आपका एंगल कितना है? आपका एंगल इतना आया, 25.2 आया। तो इसको हम पढ़ेंगे क्या? इसको हम पढ़ेंगे 25.2 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ये मैंने लास्ट क्लास में पढ़ना सिखाया था एंगल आपको। इस एंगल को हम क्या पढ़ेंगे? 25.2 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। 25.2 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? ऐसा डी में लिखा हुआ है, 25.2 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो पायलट की जो ओरिजिनल डायरेक्शन होनी चाहिए वो 25.2 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो 85 की स्पीड से हवा चल रही है वो इसको राइट साइड पे शिफ्ट करेगी और इसकी फिर फाइनल डायरेक्शन जो है वो नॉर्थ की तरफ हो जाएगी। ठीक हो गया? बात समझ में आई कुछ कुछ आप लोगों के? जी. ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे पी और आर को प्लेनर वेक्टर्स हैं। अगर एक्स बराबर है पी माइनस आर के, तो कौन सी डायग्राम में एक्स बेस्ट रिप्रेजेंट किया जा रहा है? देखें, अगर एक्स बराबर है पी माइनस आर के, अगर एक्स बराबर है पी माइनस आर के, तो इसका मतलब है फिर पी बराबर होगा एक्स प्लस आर के। पी बराबर होगा एक्स प्लस आर के। तो आपका आंसर वो ट्रायंगल होगी जिसमें पी रिजल्टेंट होगा। आपका आंसर वो ट्रायंगल होगी जिसमें पी रिजल्टेंट होगा। मिसाल के तौर पर इस ट्रायंगल में सर ए पी में का होगा। हेड, हाँ पी का हेड और आर का हेड मिल रहा है, और यहाँ पर एक्स का टेल और पी का टेल मिल रहा है, तो पी रिजल्टेंट है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। बाकी हम देखते हैं कि बी सी डी आंसर क्यों नहीं होगा। यहाँ पर हेड और हेड मिल रहा है, लेकिन इस वाले कॉर्नर पर जो है, इस वाले कॉर्नर पे टेल और हेड मिल रहा है, इसलिए ये आंसर नहीं है। यहाँ पर देखें तो यहाँ पर जो है बेसिकली पैरेललोग्राम लगाने की कोशिश की है इन्होंने। अब अगर हम पैरेललोग्राम लगाते हैं तो ये हो गया पी, और पी को उसके पैरेलल में यहाँ बना दिया आप, और ये हो गया आपका आर। ठीक है, और आर को पैरेलल में आप यहाँ लगा देंगे। ये पैरेललोग्राम बन गया। अब ये जो बन रहा है ये एक्स नहीं है बल्कि माइनस एक्स है, क्योंकि उसका एरो उल्टा किया हुआ है। तो यहाँ पर माइनस एक्स बराबर आ रहा है पी प्लस आर के। ठीक है, और यहाँ पे पी बराबर आएगा किसके? माइनस एक्स माइनस आर के बराबर आएगा। हालांकि हमारे हिसाब से पी बराबर आना चाहिए था एक्स प्लस आर के, इसमें ये आंसर नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर अगर आप पैरेललोग्राम को कंप्लीट करें तो एक्स रिजल्टेंट है, यानी कि एक्स बराबर है पी प्लस आर के। तो यहाँ पी बराबर होगा एक्स माइनस आर के, जबकि आपको क्या चाहिए? आपको पी चाहिए एक्स प्लस आर।
तो पी जो एक्स प्लस आर आ रहा है वो सिर्फ ऑप्शन ए में आ रहा है, इसलिए आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए होगा, इसलिए आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। ये भी कुछ इसी तरह का सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रहा है कि एक एयरक्राफ्ट है जो कि उसकी डायरेक्शन जो है एंगल थीटा है फ्रॉम ईस्ट ऑफ नॉर्थ, यानी कि ये डायरेक्शन है इसकी, with the horizontal velocity relative to air 800 kilometer per hour. The wind blows with a horizontal velocity of 200 kilometer per hour from east to west. The resultant velocity of the aircraft is in the direction due north. So what is angle theta and what is the magnitude of the resultant velocity? आसान उर्दू में कह रहा है कि जहाज इस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है, जहाज की स्पीड है 800। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद देखिए हवा चलती है फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, यानी कि हवा इस तरफ चलती है, या हवा चली इस तरफ। हवा कितनी स्पीड से चली? हवा चली है 200 की स्पीड से। तो रिजल्टेंट क्या हुआ? रिजल्टेंट ये हुआ कि जहाज, इसके रिजल्टेंट ये हुआ कि जहाज सीधा जा रहा है, ये जहाज का रिजल्टेंट हो गया। ठीक है, तो एक तो आपको बताना है कि एंगल थीटा कितना है, दूसरा तो अब आपको बताना है रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट कितना है। तो एक सिंपल सी राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है। इसमें आपको नजर आ रहा है कि 800 जो है वो आपका हाइपोटेनस है, और आर जो है वो आपका बेस है, और 200 आपका परपेंडिकुलर है। तो आपको पता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर बराबर होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, यानी कि 800 का स्क्वायर बराबर होगा रिजल्टेंट का स्क्वायर प्लस 200 का स्क्वायर। तो रिजल्टेंट बराबर होगा 800 का स्क्वायर माइनस 200 का स्क्वायर रूट। ये आपका रिजल्टेंट हो जाएगा। सॉल्व करेंगे 772 773 करके कुछ आएगा, 2SF में राउंड ऑफ होके 770 हो जाएगा। जहां तक इस एंगल का ताल्लुक है तो वो एंगल आप मालूम कर सकते हैं साइन थीटा से। साइन थीटा किसके बराबर होता है? साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस के। तो साइन थीटा यहाँ पे बराबर होगा, परपेंडिकुलर आपको दिया हुआ है 200, हाइपोटेनस दिया हुआ है 800। तो साइन थीटा आपके बराबर होगा किसके? 0.25 के बराबर होगा। तो थीटा किसके बराबर हो जाएगा? थीटा बराबर हो जाएगा साइन इनवर्स 0.25 के बराबर हो जाएगा। जरा मुझे बताना साइन इनवर्स 0.25 कितना होता है? साइन इनवर्स 0.25 कितना होता है, जरा बताओ। मेरे ख्याल से 14 होता होगा शायद। ये आ रहा है जी ना 14.47। 14.47। 14 डिग्री, 14.47 सर। 14 डिग्री लेने दो SF में। जी तो सर। रिजल्टेंट वेलोसिटी आपकी 770 होगी और एंगल आपका 14 डिग्री होगा। तो आंसर क्या हो गया? आंसर आपका ये हो जाएगा।